Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So yesterday we studied about this कि कैसे मेंबर्स जो हैं सिविल सर्विसेज के वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं और यूपीएससी जो है टास्क देता है उनको, जिससे ये प्रोसेस जो है सिविल सर्वेंट्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो किया जाता है, यानी उनको उनका काम होता है इस तरह की चीज़ों को फॉरवर्ड करना, यानी कि सिर्फ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लें या फिर पीएम कह लें, जो वो ही लोग सिर्फ काम नहीं करते। इनके अंडर भी कई सारे ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनकी परमानेंट जॉब्स होती है, उनको ये लोग काम करवाते हैं। ठीक है। अब while the efficiency and the merit are the norms for recruitment, the Constitution also ensures that all sections of the society, including the weaker section, have an opportunity to be part of the public bureaucracy. अब क्या होता है, सारी चीज़ें अभी इनके किस तरीके से उनको रिक्रूट किया जाता है, किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि किस मेरिट में इनका नाम आ रहा है। ठीक है। उससे क्या है, ये जिस नंबर जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे, जो जितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा, उस हिसाब से उस व्यक्ति का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और कुछ जो वीकर सेक्शंस हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है सोसाइटी के अंदर, यानी उनको इसके अंदर कुछ रिजर्वेशन मिलता है, कुछ अच्छी अमाउंट में जो है उनको डिस्काउंट मिलता है परसेंटेज का, और कुछ जगहों पे उनकी सीट्स भी रिजर्व्ड होती हैं। अलग अलग लेवल होते हैं सबको, वीकर सेक्शंस को इम्प्रूव करने के। फॉर दिस पर्पज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर द दलित्स एंड आदिवासीज। इस पर्पज़ के लिए दलित और आदिवासी लोगों को जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है। सब्सिक्वेंटली reservations have also been provided for women and other backward classes, और इसी के साथ साथ रिजर्वेशन women के लिए भी है और कुछ दूसरी backward classes के लिए भी है। ठीक है, कि औरतों को भी कुछ अमाउंट में जगह जो है देनी चाहिए, जिससे उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उनका भी इम्प्रूव हो। ठीक है। These provisions ensure that the bureaucracy would be more representative and social inequalities will not come in the way of recruitment to the civil services. अब ये जो provision है, इस तरह की चीज़ें जो हैं bureaucracy के अंदर, उसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है लोगों को अच्छे लेवल पे, और सोशल इनइक्वालिटीज़ यानी सामाजिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है, वो ख़त्म होती हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। उसको रोका जाता है कि अगर किसी के साथ में भेदभाव हो भी रहा है किसी एक्सपेक्ट में, लाइफ में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो चीज़ ख़त्म होगी, क्योंकि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उनको भी हक मिलेगा कि वो भी आगे बढ़ करके जो है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकें और वहाँ पर उसका ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन सकें। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। 3 तरीके से आपको यहाँ पर डिवाइड किया गया है सिविल सर्विसेज को। पहला है ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी IAS और IPS। दूसरा है सेंट्रल सर्विसेज यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन रेवेन्यू सर्विस। फिर थर्ड है स्टेट सर्विसेज, सेल्स टैक्स ऑफिसर्स। अब इन 3 तरीक़ों से इनको डिवाइड किया गया है। Persons selected by the UPSC for Indian Administrative Services or Indian Police Service constitute the backbone of the higher level bureaucracy in state. अब जो लोग इस इंडियन सर्विसेज के लिए सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, उसमें IAS और IPS के लिए जो लोग सेलेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो Ma'am, ब्यूरोक्रेसी। यस, ma'am, your voice is not clear. आई थिंक देयर इज़ अ नेटवर्क इशू। You can go through my video again after this class. In that video, my voice will be clear. ठीक है। Persons selected for the UPSC for Indian Administrative Service and the Indian Police Service constitute the backbone of the higher level bureaucracy in the states. अब जो लोग बाग सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के द्वारा IAS और IPS के लिए, वो क्या माने जाते हैं, इस ब्यूरोक्रेसी जो स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट चल रही है उसकी बैकबोन माने जाते हैं, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट एक आफ्टर मिनिस्टर्स जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस देखी जाती है, इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है, और ये एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं किसी भी ब्यूरोक्रेसी के लिए।
You may know that the collector of a district is the most important officer of the government at the district level. आपको पता होगा कि कलेक्टर जो है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिसर माना जाता है सरकार का उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. ठीक है. Do you know that the collector is normally an IAS officer and that the officer is governed by the service conditions laid down by the central government? क्या आपको पता है कि किसी भी जगह का जो कलेक्टर होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है? वो IAS ऑफिसर ही होता है जिसको वहाँ की सरकार के द्वारा गवर्न कर उसको सरकार चलानी होती है, मतलब सरकार नहीं, एज एन ऑफिस चलाना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे ऑफिस दिया है वो चलाना होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग करवानी होती है. An IAS or IPS officer is assigned to a particular state where he or she works under the supervision of the state government. अब वो किसके अंडर काम कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंदर काम कर रहे हैं. ठीक है. However, the IAS और IPS officers are appointed by the central government. लेकिन इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है. इनको अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और ये काम किसके अंडर कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कर रहे हैं. ये चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे कि सुपरविजन जो है वो किसका होगा? स्टेट का. ठीक है. और अपॉइंट कौन कर रहा है इनको? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है. मैम, यस. इनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करती है जबकि वर्क अंडर स्टेट गवर्नमेंट के करते हैं? अब वही पढ़ेंगे हम आगे कैसा क्यों हो रहा है. सबके अपने रूल्स होते हैं. एक तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम करवाती है, स्टेट जो है वो आरपीएससी का एग्ज़ाम करवाती है. जैसे अपने राजस्थान का आरपीएससी का मैंने आपको बताया था. अब एग्ज़ाम जब सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है तो अपॉइंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराएगी. ठीक है. कि कौन सी जगह पे, इसीलिए जो कलेक्टर्स होते हैं उनको उनकी जिस जगह वो पैदा हुए हैं उस हिसाब से उनको अपॉइंट नहीं किया मिलता अपॉइंटमेंट. उनको अलग अलग जगहों पे ही अपॉइंटमेंट दिया जाता है क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है, इसलिए. समझे? यूपीएससी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट. यस मैम. अब however the IAS or IPS officers are appointed by central government, they can go back into the service of the central government, and most importantly only the central government can take disciplinary action against them. अब क्या है, स्टेट का कोई रोल नहीं है इसमें. स्टेट बस उनको बता रही है कि उनको काम किस ऑफिस में करना है. ठीक है. लेकिन उनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है. तो इम्पॉर्टेंट काम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो वापस काम करने भी जा सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है. यानी उन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि इनका वर्किंग जो तरीका है काम करने का वो प्रॉपर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके खिलाफ एक्शन भी लेती है. This means that the key administrative officers of the states are under the supervision and the control of central government. इस लाइन को आप अच्छे से समझ लेंगे. इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं स्टेट के अंडर सुपरविजन में, स्टेट के सुपरविजन में काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल उनका पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है. Apart from the IAS and the IPS officer appointed by the UPSC, the administration of the state is looked after by the officers appointed through the state public service commissions. IAS और IPS ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के अलावा जो यूपीएससी करवा रही है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का, यानी स्टेट के जो ऑफिस है, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विसेज जो है वो बाकी के ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है. यानी आपका आपके जो एरिया है, जैसे अजमेर का कलेक्टर जो है वो कहीं और स्टेट से है, यानी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कि अब आप यहाँ पे काम करेंगे. यहाँ से पहले वो जोधपुर के अंदर काम कर रहे थे. अभी जो करंट है उनके बारे में बता रही हूँ. ठीक है. लेकिन उनके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं, जो नीचे सब डिविजन है जॉब्स का, उनको कौन अपॉइंट कर रहा है? उनको स्टेट ही कर रही है. उनके राजस्थान स्टेट नहीं करवाए हैं, आरपीएससी नहीं एग्ज़ाम कराए हैं और उनसे वो अपॉइंटेड हुए. लेकिन जो उनके अबव आया है वो कौन है? यूपीएससी से अपॉइंटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड है. As we shall study later in the chapter on federalism, this feature of the bureaucracy strengthens the control of the central government over the administration of the states. अब क्या है, हम आगे जाके जब फेडरलिज्म पढ़ेंगे
चैप्टर में, तब हमें पता पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कितनी मजबूत हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के काम कैसे हो रहे हैं उस पर कैसे कंट्रोल करके रखती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कर रही है ये? क्योंकि हेड कौन है? पीएम। पीएम के अंडर कौन आ रहे हैं? मिनिस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मिनिस्टर्स के अंडर और भी ऑफिसर्स हैं, तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा ना काम। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेके और फिर स्टेट उसको अप्लाई कर रही है नहीं कर रही है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। इसीलिए स्टेट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑफिसर्स जैसे आईएएस और आईपीएस को चुना जाता है और उनको रखा जाता है कि इनके काम करने के तरीके पे वो भी अपना एक होल्ड रख पाएँ, ठीक है। The bureaucracy is an instrument through which welfare policies of the government must reach the people. ब्यूरोक्रेसी एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लोगों की भलाई के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो लोगों तक पहुँचे। बस बट मोस्ट ऑफन it is so powerful that people are afraid of approaching a government officer. लेकिन कई बार ये पॉलिसीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि लोग बाग गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक पहुँचने में भी डरते हैं। It is a common experience of the people that bureaucracy is insensitive to the demands and expectations of ordinary citizen. अब ये चीज़ बहुत ही कॉमन है कि जो भी ऑर्डिनरी लोग हैं, जो सिटीज़न हैं यहाँ के, उनकी जो डिमांड और एक्सपेक्टेशंस है वो ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से बिल्कुल भी इंसेंसिटिव, वो मतलब प्रॉपरली ध्यान नहीं देते हैं। Only if the democratically elected government controls the bureaucracy, some of these problems can be effectively handled. अब जो इलेक्शन करवा करके जो ये रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं अपना, उनको अगर आप प्रॉब्लम्स बताएं तब इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप प्रॉपरली सॉल्व कर पाते हैं उन लोगों के पास जा कर के। On the other hand, too much political interference turns the bureaucracy into an instrument in the hands of politicians. अब दूसरी तरफ देखें तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग इस मामलों में एंटर करते हैं और अपना इंटरफेरेंस देते हैं, तो क्या होता है, ये एक उनके हाथ का खेल बन जाती है। ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्रॉपर्टी लोगों की ना होकर के पॉलिटिशियंस के यानी नेताओं के हाथ का एक खेल बन जाती है। Though the Constitution has created independent machinery for recruitment, many people think that there is no provision for protecting the civil servants from political interference in the performance of their duties. इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि भले ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट करी है एक ऐसी इंडिपेंडेंट मशीनरी जिसमें लोग बाग को रिक्रूट किया जाता है, अलग अलग लोगों को रिक्रूट किया जाता है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं आया है जिससे सिविल सर्वेंट्स को बचाया जा सके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। यानी कि आपका इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि जैसे कि आप देखेंगे, कई बार आपने कॉमनली सुना होगा, ऑफिशियली तो इसका कोई वो आपको सबूत मिलेगा नहीं प्रॉपरली, अनऑफिशियली आपने कई बार सुना होगा कि कलेक्टर जो है उसके ऊपर कई बार राजनेता या आईपीएस ऑफिसर जो है उसके ऊपर कई बार राजनेता अपना दबाव बना करके उससे भी करप्शन वाले काम करवाए जाते हैं, ठीक है। पैसे खिलाए जाते हैं, रिश्वत ली जाती है। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपना दबाव बनाते हैं, वो अपने जो गलत पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। वो दबाव बना करके आईपीएस ऑफिसर हो या आईएएस ऑफिसर हो, उससे उनको मैनिपुलेट करके उनके साथ उनको गलत काम करवाए जाते हैं उनसे, ठीक है, करप्शन करवाया जाता है उनसे, और उन पे किस इस चीज़ से उनको बचाने के लिए कोई सल्यूशन नहीं है कि वो अपना काम ईमानदारी से अगर कोई करना भी चाह रहा होगा तो अपने आसपास वाले जो राजनेता होंगे, उस एरिया के स्टेट के जो राजनेता होंगे या नेता होंगे, वो उसको अपना दबाव बना करके, डरा के, धमका करके, मारने की धमकी दे करके, कुछ भी तरीके से उसको इंक्लूड करके गलत काम करवाएंगे। एक बार गलत काम कर दिया किसी आईएएस ऑफिसर ने या आईपीएस ऑफिसर ने, उसके बाद क्या करते हैं, वो धमकी देते हैं कि आपने उसमें पहले वो किया है, हम आपको एक्सपोज कर देंगे, अब आपको हमारे साथ और आगे काम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का अभी तक कोई सल्यूशन नहीं आया है। इस चीज़ से उनको बचाया जा सके, सिविल सर्वेंट जो अपॉइंट हो रहे हैं, आईएएस और आईपीएस लोग जो अपॉइंट हो रहे हैं, उनके लिए कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न नहीं लाया गया है जिससे उनकी जो काम करने की तरीका है उसको सेफ गार्ड किया जा सके पॉलिटिशियन से। It is also felt that enough provisions are not there to ensure the accountability of the bureaucracy to the citizen. और इंश्योर अभी तक ऐसे प्रोविजंस भी नहीं आए हैं जिसमें हम पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें हम लोगों के लिए हित में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो पक्का कर पाए।
आपने कई घपलों के बारे में सुना होगा, कई आपने स्कैम के बारे में सुना होगा, कई करप्शन के बारे में रोज़ आप अखबारों में पढ़ते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके लिए कोई पर्टिकुलर प्रोविजंस नहीं लाए गए हैं। इनके लिए प्रोविज़न, इनके पास में कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, और जो हैं वो सिर्फ किताबी रूप लेकर के हैं। लोग बाग उसको असल ज़िंदगी में फॉलो करते ही नहीं और घपले करते जाते हैं। There is an expectation that measures like the right to information may make the bureaucracy a little more responsive and accountable. अब हमारे एक प्रोविज़न लाया गया, एक सिंपल चीज़ लाई गई है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर लोगों के सामने रखा जाता है, उनको हक होता है, कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपको सवाल उठा सकते हैं गवर्नमेंट पे कि आप जो ये टैक्सेस ले रहे हैं, या आप जो पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, या आप जो नई पॉलिसीज़ ला रहे हैं, इनके अंदर जो आप ये अनाउंस करते हैं कि आप इतने हज़ारों लाखों रुपए जो इन्वेस्ट करेंगे, ये पैसे को आप असल में यूज़ कहाँ कर रहे हैं, आप इसको इस्तेमाल कितना प्रॉपर्ली कर रहे हैं, कहाँ पे कितना पैसा लाया गया, वो इस चीज़ के लिए आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर उनसे ये सवाल जवाब कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी एक टर्निंग पॉइंट ये है कि वो उन पर डिपेंड करता है कि उसका आंसर वो देंगे या नहीं देंगे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है इस चीज़ का, ठीक है, जहाँ पर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब है हमारा कंक्लूजन। द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव इज़ अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। मॉडर्न एग्जीक्यूटिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे गवर्नमेंट के लिए। द एग्जीक्यूटिव enjoys greater powers compared to अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब एग्जीक्यूटिव जो है वो बहुत सारी पावर्स जो है इंजॉय भी करता है, ठीक है, बाकी लेजिस्लेचर और जुडिशरी से। दिस जनरेट्स अ ग्रेटर नीड टू हैव डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब क्योंकि ये इसके पास में इतनी सारी पावर्स हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरत है कि इसके ऊपर कंट्रोल भी लगाया जाए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल लगाया जाए। The makers of our constitution thought with the foresight that the executive must be put firmly under regular supervision and control. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थे, बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत दूरगामी सोच रखी, उन्होंने बहुत आगे तक सोचा, और उन्होंने देखा कि एग्जीक्यूटिव को जब हम इतनी पावर्स दे रहे हैं तो इसके ऊपर हमें सुपरविजन और कंट्रोल के लिए भी कोई चीज़ बनानी पड़ेगी। Thus, a parliamentary executive was chosen. इसीलिए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को चुना गया। पीरियोडिक इलेक्शंस कराए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होती हैं ओवर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स that ensure that executive organs cannot became unresponsive। अब क्या होता है, लगातार इलेक्शन, पर्टिकुलर पीरियोडिक इलेक्शंस कराने से कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिमिट करी है पावर्स, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है उसने भी पक्का करा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है वो इररिस्पॉन्सिबल तरीके से काम नहीं करे, हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहे, अपने जो भी ये एक्शंस कर रहे हैं या जिस भी तरीके से ये अपने इनको जो भी काम दिया जा रहा है इम्प्लीमेंट कराने के लिए लॉज, उसको ये प्रॉपरली फॉलो करें। So here we completed this chapter. If you have any problem in any topic of this chapter, you can ask me. अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं। That's all for today. We'll continue the takeaway points in our next class, and after discussing the takeaway points, I will start your next chapter in tomorrow's session. And please, if you have any problem regarding any of topic of this chapter, you can ask me in tomorrow's class as well, and I will upload your takeaway points and question answers on your school app. Okay.